विश्वामित्र के स्थान पर ऋषि वशिष्ठ को क्या बना दिया जाता, पुरोहित बना दिया जाता है। किसके द्वारा? राजा सुदास के द्वारा। लेकिन जो विश्वामित्र जी ये उसका अपना अपमान समझे, तो उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया कि जो पंच जन है, अनु, द्रुहु, अनु, यदु, पुरु, द्रुहु और त्रुवश, इनको संयुक्त करता है और अलग पांच राजाओं यानी अन्य कबीले के राजाओं को इकट्ठा करते हैं। यानी कि 10 राजाओं को इकट्ठा कर विश्वामित्र ने भरत वंश के राजा सुदास पर हमला कर दिया। यह युद्ध रावी यानी कि परुष्णी नदी के तट पर हुआ, लेकिन इसमें जो विजय है वो सुदास होते हैं। तो देखिए, मैंने अलग से इसको मेंशन किया है। 10 राज्य युद्ध, राजा सुदास अलग थे एक साइड में, उसके जो ऋषि वशिष्ठ एक साइड में थे और विश्वामित्र जी थे। पंचजन और अन्य कबीले ऐसे मिलाकर 10 राजा हुए। यह युद्ध रावी नदी के किनारे पे हुआ और विजय सुदास जी हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो टीके स्टडी क्लासेस है इसका भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। प्लीज इसको शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आगे भाई, ये तो आपका 10 राज्य युद्ध था। आगे बढ़ते हैं, उसके सामाजिक जीवन की बात करते हैं। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो आर्य लोग थे उनके सामाजिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, पूर्व वैदिक काल में जो कबीलाई तत्वों की प्रधानता होने के कारण इस समय समतावादी शासन व्यवस्था थी। यानी कि वहां पर समतावादी शासन व्यवस्था थी। समतावादी शासन में पुरोहित है, सेनानी है, सामान्य जन आदि प्रमुख अधिकारी होते हैं। यानी कि ये रत्नीन का कार्य करते थे। तो ये मतलब एक पुरोहित, सेनानी, सामान्य जन, ये समतावादी शासन में क्या अधिकारी के पद पर ये कार्य करते हैं। वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो देखिए, वर्ण व्यवस्था कर्म पर न होकर कर्म पर आधारित थी। जैसा कर्म वैसा ही उसका वर्ण यानी उसकी जाति हुआ करती थी। देखिए, पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जाति आधारित नहीं थी। इसलिए जानकारी हमें मिलती, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसकी जानकारी मिलती है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्रों का उल्लेख मिलता है। दास प्रथा, पूर्व वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी। पुरोहित वर्ग के लिए दास और दासियों को रखा जाता था। जो उच्च अधिकारी हुआ करते उनके लिए दास और दासियां रखी जाती थी। दासों से खेती नहीं करवाई जाती थी। ये तो सिर्फ पुरोहित वर्ग की सेवा करते थे। परिवार की बात करें, पूर्व वैदिक काल में परिवार संयुक्त परिवार था, यानी ज्वाइंट फैमिली थी, प्रचलित थी। वहां पे परिवार अपनी आजीविका के लिए क्या करते थे? पशुपालन करते थे। सबसे ज्यादा पशु यानी कि खेती पर कम ध्यान देते और पशुपालन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। बात आती है स्त्रियों की स्थिति की, बात करते हैं। स्त्रियों की स्थिति है, देखिए, पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस समय स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था। पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाओं की बात कर लेते हैं और उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाओं की बात अपन यहीं पे कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पूर्व वैदिक कालीन जो स्त्रियां थी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा और निवावरी। और उत्तर वैदिक काल की जो स्त्रियां गार्गी, मैत्रेयी, वेदमती, सुबला, कात्यायनी, काश, कृत्यायनी, ये इसकी उत्तर वैदिक। तो ये आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में अक्सर ऐसा ही पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक कालीन की जो स्त्रियां महिलाएं कौन थी विदुषी, तो 3 यहाँ से देगा और 1 यहाँ से देगा और आपको नहीं के सवाल का अर्थ पूछेगा। ऐसा सवाल आपको अक्सर क्वेश्चन आता ही रहता है। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी होता था। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि स्त्रियां होती थी, उसका उपनयन संस्कार, जैसे 16 संस्कार और 8 प्रकार की जो विवाह है। मैं अगले जो वीडियोज आएंगे उनमें मैं आपको बहुत डिटेल से आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको थोड़ा यही ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का भी क्या था? उपनयन संस्कार होता है। इसका मतलब स्त्रियों की स्थिति बहुत बढ़िया होती थी उस समय। इस समय स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार था, यानी कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। और यहाँ स्त्रियां सभा और समिति जो प्रतिनिधि सभा थी उनके अंदर वो भी हिस्सा लिया करती थी। पुनर्विवाह था, नियोग प्रथा और बहुपति विवाह प्रचलित था। देखिए, नियोग प्रथा क्या थी? देखिए, नियोग प्रथा क्या होती है? जब एक स्त्री का जो अगर उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो देवर है, उस देवर के साथ उसकी शादी कर दी जाती है और उससे उत्पन्न जो लड़का होता था उसको क्षत्रज कहा जाता था। तो आगे हम बात करते हैं। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा
और संपत्ति पर अधिकार नहीं था। यानी कि यहाँ पर दहेज प्रथा भी नहीं थी, प्रथा प्रथा भी नहीं थी और संपत्ति पर अधिकार भी नहीं था। आभूषण की बात अगर करें तो ऋग्वेदिक काल में कौन कौन से आभूषण थे? देखिए, निष्क स्वर्ण का ढेर, यानी कि सोने का यह आभूषण था। रुक्म गले का हार था। अयस कांसा और तांबे के लिए प्रयोग होता था। लेकिन ऋग्वेदिक काल और पूर्व वैदिक काल के लोगों को चांदी और लोहे का ज्ञान नहीं था। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, भोजन की बात करते हैं। भोजन में देखिए, ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों प्रकार के थे। किंतु भोजन में गाय से संबंधित जो चीजें हुआ करती थी उसका बहुत प्रचलित थी। जैसे दूध, दही, मक्खन है आदि, ये गाय के दूध, दही और मक्खन आदि प्रयोग में लेते थे। गाय को अघन्य भी कहा जाता था। अघन्य का अर्थ होता है न मारने योग्य है। कहा जाता है किसी व्यक्ति के पास अगर 100 गाय है, एक गाय है और 100 पुत्र हैं तो दोनों को समान माना जाता और वही धनी व्यक्ति माना जाता था। नमक, तवा, रोटी, मछली, चावल, हाथी, बाघ, इनका ज्ञान नहीं था ऋग्वेदिक काल के लोगों को। और गेहूं, लोहा, चांदी का भी उनको ज्ञान नहीं था ऋग्वेद के लोगों को। ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन लोगों को। सूरा पेय, यानी कि सूरा पेय की निंदा की जाती है। एज ए ड्रिंकिंग, यानी कि जो शराब होती थी उसकी निंदा की जाती। लेकिन सोमपान का उल्लेख मिलता है। सोमपान है हिमालय पर्वतमाला के मंजुवंत पर्वत चोटी थी, उस पर ये सोमरस निकाला जाता था। यानी कि सोम नामक वनस्पति से ये इस प्रकार का सोमरस बनाया जाता। ये लोकप्रिय था। मनोरंजन के साधनों की अगर बात करें तो वहां के लोग पासा है, नृत्य है, संगीत है, घुड़दौड़ है, रथ दौड़ है आदि आदि इन मनोरंजन के ये साधन हुआ करते थे। जो कन्या जीवन पर अविवाहित रहती थी, यानी कि शादी नहीं करती थी, उसको एमाजू के नाम से जाना जाता था। इसको भी हम आगे बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, हम इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक जीवन की बात करते हैं। आर्थिक जीवन में क्या क्या हुआ करता था, अपनी जीविका के लिए वो क्या क्या काम करते थे। देखिए, सबसे पहला है ऋग्वेदिक काल में आपको ध्यान देना है, कृषि पर डिपेंडेंट नहीं थे लेकिन कृषि करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा पशुपालन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। देखिए, पशुपालन इसका मुख्य आधार था। गाय का सर्वाधिक महत्व था। ऋग्वेद में गाय का 176 बार वर्णन मिलता है। गाय संपत्ति और विनिमय का आधार थी। अधिकांश लड़ाइयां गाय के लिए हुआ करती थी। यानी कि संपत्ति और विनिमय, यानी कि वस्तु के लेन देन में जो विनिमय का जो साधन, आज की जो करेंसी होती है जैसे भारत की रुपया है, वैसे ही ऋग्वेदिक काल के अंदर जो लेन देन की वस्तु के बीच में यानी कि एक विनिमय का माध्यम रहती थी गाय। तो गाय के लिए ही अधिकांश युद्ध लड़े गए हैं। युद्ध हेतु गविष्टि यानी गाय की खोज उल्लेख मिलती है। घोड़ा का उल्लेख रथों को खींचने के लिए किया जाता था। हाथी और बाघ का उल्लेख नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल के जो लोग हैं उनको हाथी का और बाघ का इनसे उनको जानकारी नहीं थी। पणी कौन होते थे? पणी होते थे पशुओं को चुराने वाले व्यक्ति, उनको पणी कहा जाता था। तो लोग इनसे डरते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे वाले भी थे और ये अक्सर क्या है, गायों को चुराते थे, इसलिए उसको पणी कहा जाता है ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो देखिए, कृषि की बात करते हैं। पूर्व वैदिक काल में कृषि बहुत कम होती थी, लेकिन होती थी सबसे ज्यादा पशुपालन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ऋग्वेद में कुल 24 मंत्र हैं कृषि से संबंधित हैं, यानी कि 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख है। उर्दर क्या होता था? अनाज मापक यंत्र था, यानी कि अनाज को मापा जाता था इस उर्दर नामक यंत्र से। धान्य, वपंती, चरसिनी, खिल्लत, ये अनाज की किस्म हुआ करते थे। यानी कि धान्य, वपंती, चरसिनी, खिल्लत ये अनाज की किस्म थी। हल के रूप में लकड़ी के फाल का प्रयोग हुआ है। ये हल, लोगल, बेल, वक्र, उपजाऊ भूमि उर्वरा कहा जाता। खेत को क्षेत्र कहा जाता था। तो आज वर्तमान जो खेत है उसको क्षेत्र कहते हैं ना, तो ऐसे इसके प्राचीन नाम थे। भूमि पर सामूहिक अधिकार होता था, यानी कि सभी का अधिकार होता था। राजा का अधिकार नहीं होता था, सभी का अधिकार होता था। सबसे महत्वपूर्ण अनाज जो को हम यव भी कहते हैं, ये होते थे। उद्योग की बात अगर करें
तो बढ़ईगिरी प्रमुख था या क्योंकि यह रथ बनाता था। व्यापार यानी व्यापार विनिमय का माध्यम गाय थी। विदेशी व्यापार पर उल्लेखनीय नहीं मिलता है, यानी विदेशी व्यापार का उल्लेख नहीं मिलता है। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे। 3 प्रकार के वस्त्र कौन कौन से होते थे? तो जरा आप ध्यान से देखिए, सॉरी दिखाने आप अच्छी तरह से आप देख सकते हो। वस्त्र 3 प्रकार के, नीवी शरीर के निचले हिस्से पर पहने जाने वाला वस्त्र, वास्क शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, अधिवास शरीर के ऊपर से ढकने वाला यंत्र। डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये जो किसी टेक्निकल वजह से ये वीडियो स्टॉप हुआ है, तो इसको मैंने दोबारा से इसको शूट किया है डियर फ्रेंड्स। और मेरे साथ बने रहिए, और ये जो टीके स्टडी क्लासेस का ये चैनल है उसको आप लगातार शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।